अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। मैं हाल बाजार वाले फव्वारे के करीब आया तो यूं ही पीछे मुड़कर देखा। एक बार तो मेरे पांव तले से ज़मीन खिसक गई। वही हिंदू लाला जिसको मेरी बात का यकीन नहीं आया था, एक खद्दरपोश सदरी वाले आदमी की तरफ झुक कर उसे कुछ कह रहा था। वो सदरी वाला आदमी मुझे जाते हुए तक रहा था। ये आदमी खुफिया पुलिस के सिवा और कोई नहीं था। इसका सबूत मुझे उस वक्त मिल गया जब मैंने पर्ल सिनेमा के करीब से गुजरते हुए कुछ मुड़कर देखा तो वो सदरी वाला मेरे पीछे पीछे चला रहा था। मैं इस हकीकत से वाकिफ था कि खुफिया पुलिस के जो आदमी रात के वक्त लारी अड्डों और रेलवे स्टेशनों पर ड्यूटी पर होते हैं, उनके पास पिस्तौल ज़रूर होते हैं। मैं निहत्था था, लेकिन कमांडो निहत्था भी हो तो इतनी आसानी से काबू में नहीं आ जाता। हाँ, कोई अनजाने में या पीछे से फायर न कर दे। चुनाचे मैंने देखा कि हिंदू लाला ने मेरी मुखबरी कर दी है और अमृतसर खुफिया पुलिस का आदमी मेरे पीछे लग गया है, तो मैं मोहतात हो गया। खुफिया पुलिस का आदमी एक बार पीछे लग जाए तो उसे पीछा छुड़ाना एक आम आदमी के लिए तकरीबन नामुमकिन हो जाता है। इन लोगों से एक कमांडो ही निमट सकता है। उस हिंदू खुफिया पुलिस वाले ने अब यह किया कि बाजार में रोशनी का कोई खंबा आता तो वो अंधेरे में कहीं गायब हो जाता। वो मुझ पर यह जाहिर करने की कोशिश कर रहा था कि वो मेरे ताक़ुब में नहीं आ रहा है, लेकिन मैंने कच्ची गोलियां नहीं खेली थीं, बल्कि पक्की गोलियां खेल खेल कर मैं इस फन में ताक हो गया था। ये बात मुझ पर वाज़ेह नहीं हुई थी कि ये आदमी पंजाब पुलिस का है या मिलिट्री इंटेलिजेंस का है। मिलिट्री इंटेलिजेंस के आदमी 10 ब 10 लड़ाई में भी किसी कमांडो से कम नहीं होते, बल्कि उन्हें इसकी थोड़ी सी तरबियत भी दी जाती है। मैं पर्लटा की से दाएं तरफ गंदे नाले के साथ साथ चलने लगा, क्योंकि दूसरी तरफ आगे राम बाग का थाना आता था, जिससे मैं हर हालत में बचना चाहता था। गंदा नाला, जिसे अमृतसर के लोग तकिया डंडे शाह कहते थे, पर्ल टाकीज के पीछे से होकर गुजरता था और शरीफपुरे की तरफ जाने वाली सड़क पर जा निकलता था। गंदे नाले के किनारे किनारे चलते हुए मैंने पीछे मुड़कर देखा। खुफिया पुलिस का आदमी मुझे कहीं नजर न आया। वो अगरचे मुझे नजर नहीं आ रहा था, मगर मुझे यकीन था कि वो मेरे ताक़ुब में ही होगा। डंडे शाह का तकिया जब मुसलमान यहाँ होते थे तो बड़ा आबाद था, मगर अब वो वीरान हो गया था। मेरी बेजानब डंडे शाह की आबादी के मकानों के पिछवाड़े शुरू हो गए। गंदे नाले की वजह से लोगों ने इस तरह मकानों की खिड़कियाँ और दरवाजे वगैरह नहीं रखे थे। सिर्फ 2 4 मकानों के बाद एक छोटी सी गली आ जाती थी। पहले मेरे दिल में ख्याल आया कि इन गलियों में से किसी अंधेरी गली में घुसकर नूर मस्जिद की तरफ से होता हुआ हुसैनपुरे की तरफ निकल जाऊं। फिर कुछ सोच कर नाले के किनारे किनारे ही चलता गया। अब मेरे सामने वो सड़क थी जिसके नीचे से नाला गुजर कर बुर्ज फूला सिंह की तरफ चला जाता था। उस सड़क पर बिजली के खंभे रोशन थे, मगर बल्बों की रोशनी बड़ी कमज़ोर थी। उस सड़क के बाएं तरफ कंपनी बाग वाला रेलवे फाटक था और दाएं तरफ थोड़ी दूर राम बाग का थाना था। सड़क पर आते ही कुदरती तौर पर मैंने रेलवे फाटक की तरफ मुंह कर लिया। रात के 2 बजे सड़क भैं भैं कर रही थी। मैंने साफा सर से उतार कर अपने गले में डाल लिया था। मुझे बराबर यह अंदेशा लगा था कि खुफिया पुलिस का आदमी मेरा पीछा कर रहा है। जो ही मैं एक बंद दुकान के करीब पहुंचा तो एक जानब से वही सदरी पोस्ट CID वाला अचानक निकल कर मेरे सामने आ गया। उसने मुझे हाथ से रुकने का इशारा किया और पूछा, महाराज इतनी रात गए कहाँ जा रहे हो? मैंने सोचा कि यहाँ अब एक रिवायती डरपोक हिंदू लाले की अदाकारी ही मेरी जान बचा सकती है। फौरन हाथ जोड़े और आजी से कहा, महाराज जम्मू वाली लारी से उतरा हूँ, संग पूरे अपने घर जा रहा हूँ। मुसलमानों के चले जाने के बाद सिखों ने शरीफ पूरे की हुसैनपुरे वाली आबादी का नाम संगपुरा रख दिया था और यह आबादी रेलवे फाटक के साथ ही शुरू हो जाती थी। मौका महल के एतबार से मैंने बिल्कुल सही जगह बताई थी, मगर लारी वाले हिंदू ने मुखबरी कर दी थी कि मैंने फौजियों के आगे झूठ बोला था कि मैं गुरु बाजार में रहता हूँ। ऐसी सूरत हाल में जबकि जम्मू में फौजी असला के डिपो में तबाही मची हो, कोई भी CID वाला मुझे इतनी आसानी से नहीं छोड़ सकता था। जाहिर था कि अमृतसर पुलिस को जम्मू फौजी डिपो की तबाही की इतला मिल चुकी थी, इसलिए आधी रात को अमृतसर के वीरान लारी अड्डे पर खुफिया आदमी मौजूद था। उसने मुझे बाजू से पकड़कर जोर से हिलाया और गाली देकर बोला, सच सच बता दो, तुम जम्मू किससे मिलने गए थे? मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। मैं और ज़्यादा आजी से गिड़गिड़ाने लगा, महाराज मैं तो जम्मू शेरा वाली माता के दर्शन करने गया था और 2 दिन वहीं देवी के स्थान पर गुजारे थे। महाराज मैं तो वहाँ किसी को जानता भी नहीं।
अब उसने लपे कर मेरे साफे को दोनों हाथों से बल देने शुरू कर दिए। साफे से मेरी गर्दन को घोटना शुरू कर दिया। मैंने गर्दन पर से साफे को पकड़ लिया और तकरीबन रोते हुए कहा, महाराज मुझे कुछ मालूम नहीं, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, महाराज मुझ पर दया करें, मेरे पास 200 रुपये हैं, वो ले लें, मुझे छोड़ दें, मैं निर्दोष हूँ महाराज। उसने साफे को और ज़ोर से मरोड़ा। मेरी रगें फूलने लगीं। चल थाने चल, मेरे साथ वहां जाकर तेरा बाप भी सब कुछ बता देगा। अब मैंने कमांडो एक्शन करने का फैसला कर लिया, क्योंकि इस खुफिया आदमी की हरकत से मैंने अंदाज़ा लगा लिया था कि यह मिलिट्री इंटेलिजेंस का आदमी नहीं है। मैं इसके आगे हाथ जोड़े गिड़गिड़ा भी रहा था, उससे रहम की भीख भी मांग रहा था और एक सोचे समझे मंसूबे के तहत पीछे भी होता जा रहा था, क्योंकि वहां से चंद कदम पीछे अंधेरा था और मैंने वारदात के लिए उसी जगह को मुंतखब किया था। मैं उसकी निस्बत ज़्यादा चाको चौबंद और जवान था। साफा मेरी गर्दन में था। वो दोनों हाथों से साफे को बल देते हुए मुझे अपनी तरफ खींचने की कोशिश करते हुए गालियां भी देता जा रहा था। सिर्फ चंद कदम पीछे हटने की बात थी। जो ही वो अंधेरे में आया, मैंने उछलकर पूरी ताकत से अपनी सीधी लात उसके नाफ के नीचे मारी। मेरा यह हरबा इतना कारगर साबित हुआ कि उसके हाथ से साफा छूट गया और वो अपने पेट को पकड़कर दोहरा हो गया। उसे इस कदर शदीद दर्द होने लगा था कि उसकी आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। मैंने ऊपर से अपना हाथ उसके गर्दन पर मारा। वो ज़मीन पर गिर गया। अब वो मेरे रहमो करम पर था। बहुत जल्दी मैंने उसे निजात हासिल कर लिया। उसका कोई कोई सांस बाकी था, लेकिन राउंड पर अगर कोई पुलिस का आदमी इधर आ जाता तो उसी वक्त पुलिस मेरी तलाश में अमृतसर के गली कूचों में निकल आती और मुझे हर हालत में शहर के कुर्बो जवार में रात गुजारनी थी। गंदे नाले का पुल 2 कदम के फासले पर था। मैं नीम मुर्दा लाश को घसीटकर नाले के पुल के किनारे पर ले आया और फिर उसे गंदे नाले में लुढ़का दिया। वो गंदे नाले में ऊंधा होकर तैरने लगा। फिर मैंने उसे खंभे की रोशनी में नीचे ही नीचे डूबते देखा तो वहां से भागकर गिरजाघर की तरफ हो गया। गिरजाघर के पीछे से निकला और शरीफ पूरे वाली सड़क पर आ गया। सामने हाथी ग्राउंड थी, जहां पाकिस्तान से आए हुए शरणार्थियों ने मकान बना लिए थे। यहाँ कई मकानों के बाहर गायें बंधी हुई थीं। एक मकान में बंधा हुआ कुत्ता मेरी बू सूंघकर जोर से भौंकने लगा। मैंने उसकी कोई परवाह न की और सड़क की दीवार के साथ साथ चलकर शरीफपुरे के सामने से गुजरती जीटी रोड पर आ गया। अब मशरकी आसमान पर फूट पड़ने के आसार नमूदार होने लगे थे। जीटी रोड पर आकर मैंने जलंधर की तरफ चलना शुरू कर दिया। जलंधर अमृतसर से 40 मील दूर है और अमृतसर से मुँह अंधेरे जलंधर से लारियाँ चलने लगती थीं, मगर मैं किसी और लारी पर सफ़र करने का खतरा मोल नहीं लेना चाहता था। मैं किसी ऐसे ट्रक के इंतज़ार में था जो अमृतसर से माल लेकर जलंधर या उससे आगे अम्बाला लुधियाना की तरफ जा रहा हो। अमृतसर के व्यापारी अपना माल अक्सर ट्रकों पर ही जलंधर, लुधियाना, अम्बाला और दिल्ली तक भेजते हैं और ये ट्रक आमतौर पर रात भर चलते रहते हैं। जो माल जलंधर जाना होता है वो आमतौर पर मुँह अंधेरे ले जाया जाता है। ये छोटी छोटी मगर एक कमांडो के लिए बड़ी ज़रूरी मालूमात मैंने शुरू ही से हासिल कर रखी थी। मैं सड़क के बाएं जानिब चल रहा था और थोड़ी थोड़ी देर बाद पीछे देख लेता था कि कोई माल से लदा हुआ ट्रक तो नहीं आ रहा। मैं चलते चलते शरीफपुरे की आबादी से आगे निकल आया। तकसीम के बाद अमृतसर के इस इलाके में आबादी बड़ी तेज़ी से बढ़ी थी। यहाँ ज़्यादातर सिखों ने मकान बनाए थे। आगे मकबूलपुरा आ गया, जहाँ हिंदू की आबादी भी थी। उसके आगे बिजली घर वाली नहर थी। मैं अभी मकबूलपुरा से दूर ही था कि पीछे से सड़क पर किसी गाड़ी की तेज़ रोशनी पड़ी। मैं रुक गया। दूर से एक ट्रक की घूं घूं करती आवाज़ आ रही थी। आवाज़ से ज़ाहिर था कि ट्रक में काफ़ी माल लदा हुआ है। मुश्किल ये थी कि ड्राइवर अमृतसर से निकलते ही ट्रक खड़ा करने के मूड में नहीं होते। फिर भी मैंने अल्लाह के आसरे पर हाथ दे दिया। ट्रक शोर मचाता, गर्द उड़ाता मेरे सामने से गुजर गया। वो रुका नहीं था। खतरा सा मुझे अपने आसपास मंडलाता महसूस हो रहा था। यही वजह थी कि मैं इस इलाके से जितनी जल्दी हो सके निकल जाना चाहता था, लेकिन पीछे से कोई ट्रक नहीं आ रहा था। रात की तारीकी में से दिन की रोशनी झलकने लगी थी। दूर किसी मंदिर से घंटियां बजने और भजन गाने की मध्यम आवाज़ आ रही थी। सड़क पर इक्का दुक्का लोग भी नजर आने शुरू हो गए थे। सितंबर का मौसम था। सुबह के वक्त फिजा में खुनकी थी। मैं मकबूलपुरे से भी आगे निकल गया। यहाँ सिखों के गुरुद्वारे में गुरबानी का पाठ हो रहा था। सिख श्रद्धालु और औरतें गुरुद्वारे की तरफ चली जा रही थीं। मैं सड़क के किनारे टालियों के दरख्त के नीचे खामोशी से चला जा रहा था। सड़क पर से इस ख्याल से नीचे उतरकर कच्चे में आ गया था कि मुझे छते हुए कुएं के पास 2 पुलिस वाले एक बेंच पर बैठे हुए नजर आ गए थे।
वो सड़क की दूसरी जानब थे। रामबाग थाने वालों को अपने खुफिया पुलिस वाले हिंदू की गंदे नाले से लाश नहीं मिली थी, वरना ये सिख कांस्टेबल आराम से बेंच पर ना बैठे होते। लाश के मिलने से पहले पहले मैं चाहता था कि कम से कम जलंधर पहुंच जाऊं। जलंधर की तरफ से 2-3 ट्रक और एक मुसाफिरों से भरी हुई लारी अमृतसर की तरफ गुजर गई थी। अमृतसर की तरफ से भी एक लारी मेरे करीब हरन देती गुजर गई। उसको मैंने हाथ न दिया, बल्कि मुंह दूसरी तरफ कर लिया, क्योंकि मैंने देख लिया था कि यह वही लारी थी जो मुझे जम्मू से अमृतसर लाई थी। मैंने सिख ड्राइवर को पहचान लिया था। बिजली घर वाली नहर का पुल आ गया। यहाँ एक तरफ दुकान पर हिंदू लाला पूरियां तल रहा था। कुछ ऐसे हिंदू गायक जो सुबह शहर के घर से नहर पर आए थे, यहाँ पूरियां खा रहे थे। पुल अबूर करने के बाद खेत शुरू हो गए। मेरा ज़्यादा देर तक पैदल चलते रहना ठीक भी नहीं था। मैं एक दरख्त के नीचे बैठ गया। 2 फौजी ट्रक तेजी से सड़क पर से गुजर गए। वो जलंधर की तरफ जा रहे थे। फौज क्यों चौकस हो गई थी, मैं जानता था। मुझे खतरा सिर्फ पुलिस से था। अगर ज़रा से शुबे में भी पकड़ लिया गया, किसी वक्त सारा भेद खुल सकता था। मैंने एक ट्रक को देखा जिसमें सामान लदा हुआ था। ट्रक रे रे करता 30-35 की स्पीड पर चला रहा था। मैंने बिना कुछ सोचे समझे उठकर उसे हाथ दे दिया। ट्रक सड़क के किनारे थोड़ी दूर जाकर रुक गया। मैं भागकर ड्राइवर के पास गया। ये एक सूजे चेहरे हुए और भरपूर दाढ़ी वाला सिख ड्राइवर था। खिड़की से अपना पगड़ी वाला सर निकाल कर बोला, ओए लाला किथे जाना ही है। मैंने हाथ जोड़कर नमस्कार किया और कहा, सरदार दी जाना तो जलंधर है, लारी में जगह नहीं मिली, गाड़ी आने में देर थी। सिख ड्राइवर ने अपने साथ वाली खाली सीट की तरफ इशारा करके कहा, आ जा चाचा अंदर, मैं जलंधर ला दूंगा, मुझे अम्बाले जाना है। सिख ड्राइवर की बातों से साफ आया था कि वो रात भर नौ नौश में मशगूल रहा है। यह ट्रक मेरी मंजिल तक जा रहा था, लेकिन मैं अभी इसके सामने अम्बाला का नाम नहीं लेना चाहता था। मैं दूसरी तरफ से दरवाज़ा खोलकर ट्रक में बैठ गया। यहाँ पहली बार मुझे मशरूब की तेज बू आई। सिख ड्राइवर ने गियर बदला और ट्रक सड़क पर चलने लगा। अब उसने मुझसे बातें शुरू कर दी। वो ठेठ पंजाबी में बातें कर रहा था। मैं भी पंजाबी ज़बान ही बोल रहा था। किसी वक्त ये दिलचस्प सिख ड्राइवर अचानक उर्दू बोलने शुरू कर देता। उसकी उर्दू अम्बाले की थी। शायद ये अम्बाले का असर था। पंजाब में सिखों की खालिस्तान की तहरीक शुरू हो चुकी थी और सिखों में काफ़ी जोशो खरोश पाया जाता था। यह तहरीक अपने इब्तदाई मराहल में थी और सिख लीडरों का सिर्फ या ना थकी मौजूद थी। मुझे यह परेशानी लगी हुई थी कि सिख ड्राइवर नशे में है, कहीं किसी सामने से आती लारी से ना टक्कर मार दे। लेकिन मैंने देखा कि वो ड्राइविंग बड़ी महारत से कर रहा था। मैं बातें तो ड्राइवर से कर रहा था, लेकिन मेरा ध्यान पीछे से आने वाली हर गाड़ी पर लगा था। हम अमृतसर से काफ़ी दूर निकल आए थे। इस दौरान एक फौजी जीप और 2 लारियां हमें पीछे छोड़कर निकल चुकी थीं। फौजी जीप में मिलिट्री पुलिस को देखकर मैंने अपना चेहरा खिड़की से अंदर कर लिया था। रास्ते में ट्रक एक जगह रोककर सिख ड्राइवर ने चाय पी और मुझे भी ज़बरदस्ती पिलाई। मैं ट्रक से नीचे नहीं उतरना चाहता था, मगर सिख ड्राइवर मुझे ज़बरदस्ती उतार कर अपने साथ चाय की दुकान पर ले गया और हमने लकड़ी के बेंच पर बैठकर चाय पी। वो मुसलसल बातें किया जा रहा था। मेरी तेज नज़रों ने देख लिया था कि वहाँ पुलिस का कोई संतरी नहीं था। अमृतसर से जलंधर लारी में जाएं तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा लगता है, मगर इस ट्रक ने पूरे 2.25 घंटे में मुझे जलंधर पहुँचाया। मैं ये सोच रहा था कि अम्बाले तक ही सिख के ट्रक में जाऊँ या यहाँ से कोई लारी या ट्रेन पकड़ लूँ। लारी और ट्रेन में भी चेकिंग का खतरा था, ट्रक में भी यह खतरा मौजूद था। आखिर मैंने सिख ड्राइवर को साफ साफ बता दिया कि मैं अम्बाले जाना चाहता हूँ। पहले तो वह मुझे घूर कर देखता रहा, फिर ज़ोर से मेरे कंधे पर हाथ मारकर बोला, लाला तुमने पहले क्यों नहीं बताया? बैठ जा ट्रक में, बस मैं चलने वाला हूँ। जलंधर से चले तो अब लुधियाना आने वाला था। रास्ते में पुलिस के 2 सिपाही सड़क के किनारे ट्रकों और लारियों की चेकिंग कर रहे थे। मैंने देखा कि सिख ड्राइवर कुछ बेचैन सा हो गया। उसने पुलिस वालों को गाली दी और ट्रक खड़ा कर दिया। पुलिस के सिपाही बड़ी कहली से ट्रकों और लारियों में झांक कर देखते और फिर जाने की इजाज़त दे देते। हमारा ट्रक लुधियाना की तरफ चला जा रहा था और सिख ड्राइवर पुलिस को बेनुकस सुना रहा था। लुधियाना में उसने ट्रक को ना रोका और जीटी रोड पर आगे अम्बाला की तरफ निकल गया। मैं भी यही चाहता था कि अम्बाला जल्दी आ जाए और मैं वहाँ से शिमला रवाना हो जाऊँ। पहले तो मैंने सिख ड्राइवर का ख्याल करते हुए सिगरेट नहीं सुलगाया था, मगर जब ड्राइवर को इल्म हुआ कि मैं सिगरेट पीता हूँ तो उसने गाली बकते हुए कहा, लाला बेशक तंबाकू पियो, ट्रक में मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा।
फिर भी मैंने ट्रक में सिगरेट नोशी से परहेज ही किया। जहाँ कहीं ट्रक रुकता मैं नीचे उतरकर एक सिगरेट पी लेता था। दोपहर का खाना हमने अम्बाले से इधर सड़क के किनारे बने हुए एक ढाबे में खाया, जहाँ सब्जियों और तरकारियों का सालन मिलता था। यहाँ से चले तो 1 घंटे बाद अम्बाले की मजाफाती बस्तियाँ और कारखानों का सिलसिला शुरू हो गया। शहर करीब आ रहा था। सड़क पर ट्रैफिक में भी इजाफा हो गया था। अम्बाले के रेलवे स्टेशन से कोई 2 फरलांग दूर सड़कों पर एक जगह हमारे ट्रक की जानब से सामने से पुलिस की 2 जीपें बढ़ी। उन्होंने तेजी से हमारे ट्रक को घेर लिया। सिख सिपाहियों ने राइफलों का रुख हमारी तरफ कर दिया। सिख थानेदार छलांग लगाकर अगली जीप से नीचे उतरा। पिस्तौल उसके हाथ में था। सिख ड्राइवर ने माथे पर हाथ मारते हुए गाली देकर कहा, किसी ने मुखबरी कर दी है। मैं उससे ज़्यादा परेशान था कि ये अचानक सब कुछ कैसे और क्यों हो गया है। मुखबरी से ड्राइवर की क्या मुराद थी? बहरहाल इतना सोचने की मोहलत पुलिस ने हमें ना दिया। उनकी नफरी ज़्यादा थी। उनके पास असला भी था। उन्होंने ट्रक को घेरे में ले लिया था। हमें नीचे उतार कर एक तरफ खड़ा कर दिया गया। अभी मेरी समझ में यह बात नहीं आ रही थी कि यह छापा पुलिस ने किस सिलसिले में मारा है और मुखबरी कैसी हुई थी, लेकिन मेरे लिए यह बात इंतहाई परेशान कौन थी कि मैं भी सिख ड्राइवर के साथ पुलिस के हाथे चढ़ने वाला था। बहुत जल्द मालूम हो गया कि मुखबरी हुई है। पुलिस सीधी ट्रक की अगली सीटों पर टूट पड़ी। देखते ही देखते दोनों सीटों की गद्दियाँ उधेड़ डाली। उनके नीचे चर्च की थैलियाँ छुपाई गई थीं, जिसे पुलिस ने बरामद कर लिया। मैंने अपना सर पकड़ लिया। गड्ढे से अपने आप को बचाता हुआ मैं कुएं में गिर गया था। मैं भाग भी नहीं सकता था। मुसल्ला पुलिस ने हमें घेरे में ले रखा था। जो ही चर्च ट्रक से बरामद हुए, सिख थानेदार ने हमें हथकड़ियाँ लगवा दी। सिख ड्राइवर बार बार सर को झटक कर यही कहे जा रहा था, मुझे क्या मालूम नीचे चर्च भरी हुई है। यह किसी ने मेरे साथ दुश्मनी की है। मेरा इसमें कोई दोष नहीं। मेरे मालिकों को बुलाया जाए। मैं खामोश था। सिख थानेदार मेरे करीब आकर कहने लगा, क्या नाम है तेरा? हुआ मैंने यहाँ अपना नाम धनी राम की बजाय कमद राम बताया और हाथ जोड़ते हुए कहा, मैं तो अमृतसर में गुरु बाजार में मनियारी की दुकान करता हूँ। मनियारी का सामान खरीदने अम्बाले जा रहा था कि लारी निकल गई। ट्रेन भी ना मिली। शाम को मुझे अमृतसर वापस आना था, इसलिए सरदार जी के ट्रक में बैठ गया। सिख थानेदार ने मेरे कान को पकड़कर जोर से मरोड़ा और एक थप्पड़ मारकर कहा, थाने चल, सब पता चल जाएगा। चलो इन्हें ले चलो थाने। मैं मुसीबत में फंस चुका था। इन लोगों के चुंगल से निकलना इस वक्त तकरीबन नामुमकिन दिखाई दे रहा था, लेकिन मैंने फैसला कर लिया था कि जो ही मुझे ज़रा सा भी मौका मिला मैं फरार हो जाऊंगा। मुझे अंदाज़ा था कि थाने जाकर हमारे खिलाफ मनशियात की स्मगलिंग के जुर्म में पर्चा काटा जाएगा। जब तक कि ट्रक का मालिक अमृतसर से अगर हमारी जमानतें नहीं करवाता, हमें हथकड़ियाँ लगनी थीं। सिख ड्राइवर मेरे साथ साथ चलता पुलिस की गाड़ी की तरफ जा रहा था। मेरी तरफ झुककर कहने लगा, परान ना छोड़ देना लाला, ऐसा होता ही रहता है। हमारा मालिक कुलसी राम रात को आकर हमारी जमानतें करा देगा। पुलिस हमें जीप में बिठाकर थाने ले गई। थाने में हमें एक बोसीदा से बेंच पर बिठा दिया गया था। थाने का अजब हाल था। यहाँ सिख सिपाही भी थे और हिंदू भी। पहले तो किसी ने हमारी तरफ ध्यान न दिया। दूसरी जेब में सिख थानेदार आया तो हमारे खिलाफ पर्चा लिखा जाने लगा। हमारे नाम और पते लिखे गए। मैंने अमृतसर के गुरु बाजार का झूठ मूठ पता लिखवा दिया। हमारी तलाशी भी ली गई। मेरी जेब में जितने रुपए और सिगरेट थे पुलिस ने अपने कब्जे में कर लिए। इसके बाद हमें हवालात में बंद कर दिया गया, जो थाने के अहाते में एक कुएं के पास बुढ़ के एक दरख्त के नीचे बनी हुई थी। सिर्फ एक कमरा था जिसके दरवाजे पर सलाखें लगी हुई थीं। आगे एक छोटा सा बरामदा था जहाँ एक हिंदू सिपाही संगीन कंधे पर रखे खड़ा था। सामने कुआं और 4 छोटे छोटे नहाने के वास्ते गुसल खाने या सकावे बने हुए थे। हवालात में हम दोनों के सिवा और कोई नहीं था। फर्श पर गंदे मुंदे निस्वारी रंग का एक टाट बिछा था और बोसीदा से कंबल पड़े थे। हम दोनों दीवार के साथ टेक लगाकर बैठ गए। मेरा जहन वहाँ से फरार होने की तरकीबों पर गौर कर रहा था। सिख ड्राइवर पुलिस और मुखबर को गालियाँ बक रहा था। फिर वो टाट ही पर लेट गया और थोड़ी देर बाद उसके खराटे गूंजने लगे। थोड़ी देर पहले मैं बड़े मज़े से अम्बाले की तरफ चला जा रहा था और वहाँ से शिमला जाने का प्रोग्राम बना रहा था, और अब अम्बाला शहर के एक थाने के हवालात में पड़ा था। मेरे लिए यहाँ 2-1 दिन से ज़ायद रहना किसी हालत में भी ठीक नहीं था। अभी तक यहाँ थाने में किसी को मेरी असली हैसियत का इल्म नहीं था। वो मुझे स्मगलों का साथी समझ रहे थे। हो सकता है सिख थानेदार को मेरी बेगुनाही का भी एहसास हो जाए, मगर जब तक अमृतसर शहर से ट्रक का मालिक नहीं आ जाता
हमें इस हवाला से कोई बाहर नहीं निकलवा सकता था। सिख ड्राइवर ने मुझे यकीन दिलाया था कि ट्रक का मालिक बड़ा असर रसूख वाला है और वो रिश्वत देकर भी हमारी जमानतें करवा देगा। स्मगलिंग तो होती ही रहती है, मगर नशावर चीज़ों की स्मगलिंग के बारे में भारतीय हुकूमत भी बेहद हसास है और इस बारे में खसूसी अहकाम जारी किए गए थे कि चरस और हेरोइन की स्मगलिंग करने वालों के खिलाफ सख्त इक़दाम किए जाएँ। इसके बावजूद मुझे यह एहसास भी था कि पुलिस से मिलकर ट्रक मालिक मामला रफा दफा या मुकमका करवा लेगा। ताहम मैं वहाँ ज़्यादा देर रहने का खतरा मोल नहीं ले सकता था, किसी वक्त भी कुछ हो सकता था। अगर बिलफर्ज महल पुलिस ने हमारी जमानतें न होने दी और हमारा रिमांड ले लिया गया तो मेरा रास्ता शज़बाम हो जाना यकीनी था। रिमांड के दौरान अगर पुलिस ने तशद्दुद करते हुए मेरे कपड़े उतरवा दिए तो मेरा मुसलमान होना साबित हो जाएगा और ये बात मेरी तबाही का बायस बन जाएगी। पुलिस को मुझ पर पहला शुबा यही होगा कि मैं पाकिस्तानी जासूस हूँ और मेरा बचना मुश्किल हो जाएगा। जो जो मैं इस ऐलान पर सोच रहा था, मेरी परेशानियाँ बढ़ती जा रही थीं। आखिर मैंने फैसला किया कि चाहे कुछ हो जाए, हाँ मुझे सारे के सारे थाने के अमले को कत्ल करना पड़े, मुझे रातों रात यहाँ से फ़रार हो जाना होगा। फैसला करते ही मैंने इस पर गौर करना शुरू कर दिया। बज़ाहिर वहाँ से फ़रार होना नामुमकिन लग रहा था। फ़रार हर जगह से नामुमकिन होता है, सिर्फ सोच और ज़रूरतमंदाना की ज़रूरत होती है और फिर कोई रुकावट रास्ते में हेल नहीं होती। यह बात मेरे तजर्बों ने साबित कर दी थी। जुर्रत और हौसला मेरे अंदर मौजूद था। मुझे सिर्फ किसी छोटे से मौका की तलाश थी। मौका किसी खास सोची समझी स्कीम के तहत ही मिल सकता था। मैंने देख लिया था कि इस हवालात की सलाखों वाले दरवाजे के दरमियान में ताला नहीं लगा हुआ था, बल्कि पहलू में 2 हाथ के फासले पर दीवार के अंदर जाकर लगाया गया था। अगर किसी तरीके से हवालात की चाबी मेरे हाथ में आ जाती है तो मेरा हाथ सलाखों के बगैर दरवाजे तक नहीं पहुंच सकता था। यह मेरे फरार के रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट थी, जिसे दूर करना मेरे बस में नहीं था। पैरे पर खड़े हिंदू सिपाही और उसकी संगीन वाली बंदूक से किसी भी वक्त निजात हासिल कर सकता था। मैं उसे रात के वक्त चाबी भी छीन सकता था, मगर इसका कोई फ़ायदा नहीं था, क्योंकि मैं हवालात का दरवाज़ा फिर भी नहीं खोल सकता था। कोई मुतबादल तरकीब मेरे जहन में इस वक्त नहीं आ रही थी। इतने में सिख ड्राइवर की आँख खुल गई। उसने पगड़ी खोलकर सर पर दोबारा बांधते हुए बाहर खड़े संतरी से कहा, महाराज कोई चाय की एक आध प्याली ही मंगा दो, मेरे पास माल है। सिख ड्राइवर ने कपड़ों के एक खुफिया जगह से 10 रुपए का एक नोट निकाल कर बाहर खड़े संतरी को दिखाया। संतरी करीब आ गया। ड्राइवर ने नोट सलाखों से बाहर खिसका दिया, जिसे संतरी ने उठाकर जेब में डाल लिया और कहा, आ जाती है चाय, मरे क्यों जा रहे हो। थोड़ी देर के बाद उसने चाय की एक चैनक मंगवा लिया, साथ ही एक प्याली आई थी। पहले उसने खुद चाय पी और फिर प्याली भरकर अंदर खिसका दिया। सिख ड्राइवर ने मेरी तरफ देखा और दबी जबान में ज़रा सा मुस्कुरा कर बोला, यहाँ हर शय मिल जाती है, बस माल होना चाहिए। अगर वाहिगुरु ने चाहा और हम इकट्ठे ही जेल में गए तो लाला तुम देखना वहाँ बोतल भी आ जाया करेगी। चाय पीकर उसने प्याली खाली किया और संतरी से कहा, मेरे लाला यार के लिए भी चाय दो, ये तो बेचारा खामखा फंस गया है मेरे साथ। मैंने फ़ौरन कहा, नहीं नहीं, मैं चाय नहीं पीता, मुझे चाय पीने से गर्मी हो जाती है। असल में मैं इन लोगों की छोटी प्यालियों में चाय नहीं पीना चाहता था। सिख ड्राइवर ने मुझे हल्की सी प्यार भरी गाली दी और कहा, लाला चाय साली क्या गर्मी खुश्की करेगी, हम तो पूरी बोतल मुंह लगाकर ख़त्म कर देते हैं और कोई गर्मी खुश्की नहीं होती। सिख ड्राइवर ने अमृतसर के ट्रक के मालिक का नाम और पता पूरा लिख कर दे दिया था। शाम हो गई और अभी तक ट्रक का मालिक अमृतसर से नहीं आया था। सिख ड्राइवर ने संतरी से पूछा कि मालिक कब आएगा। उसे इतला कर दी गई है। संतरी ने उसे डांट दिया, खामोश बैठा रहे सरदार, यहाँ हमें सिर्फ तेरी बकबक ही नहीं सुननी है और भी काम करने होते हैं। सिख ड्राइवर ने मेरी पसली में कोहनी मार कर कहा, हम तो लाला उनके जवाई बनकर यहाँ रहते हैं। मालूम हुआ कि वो 4 सफ़ियों वगैरह की स्मगलिंग करने में अक्सर जेल की हवा खाता रहता था, जहाँ से उसका स्मगलर मालिक छुड़ा कर ले आता था। और अगर उसे 6-7 माह की कैद भी हो जाती थी तो मालिक उसके बाल बच्चों को बाकायदा महीना देता था। मुझे यह सूरत हाल किसी भी सूरत गवारा नहीं थी। रात को हमें बहुत ही गंदा सा खाना दिया गया। खाना क्या था, बस मट्टी का डोंगा, बस जैका दाल से भरा हुआ था। 2 जली हुई रोटियां साथ थीं। मैंने बहरहाल एक रोटी जहर मार की। बहरहाल पेट की आग बुझानी थी। रात को हवालात में मच्छरों ने यलगार कर दिया, जिस्म खुजा खुजा कर बुरा हाल हो गया। मैं उठकर हवालात में टहलने लगा। इस पर संतरी ने डांट कर बैठने का हुक्म दिया। मैंने सिख ड्राइवर से कहा,
यहाँ जेल तोड़कर भागने के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है महाराज? सिख ड्राइवर ने चौंक कर मेरी तरफ देखा। लाला, तुम दाल खाने वाले किराड़ हो। क्या तुम में इतनी जुर्रत है कि जेल तोड़कर भाग जाओ? वैसे देखने में तुम बॉडी बिल्डर लगते हो। मैंने आहिस्ता से कहा, महाराज, बात यह है कि मैं एक इज़्ज़तदार आदमी हूँ। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। अगर सज़ा हो गई तो सारे जीवन के लिए मुझ पर दाग लग जाएगा, बड़ी बदनामी होगी। सिख ड्राइवर बोला, ओए लाले, तो क्या जेल तोड़कर भागने से तेरी बदनामी नहीं होगी? क्या फिर पुलिस तेरे बाल बच्चों को परेशान नहीं करेगी? अब तो फिर भी हम तेरी जमानत करवा लेंगे, लेकिन अगर तूने यहाँ से फरार होने की कोशिश की तो तुझ पर एक और मुकदमा बन जाएगा, जिसकी जमानत मेरा मालिक नहीं करेगा। ये बात सोच रखना। सिख ड्राइवर ने अपनी तरफ से बिल्कुल बात ठीक कही थी, मगर उसे क्या मालूम था कि मैं कौन था और मेरा वहाँ से फरार होना किस कदर ज़रूरी था। मैंने सोच लिया कि उसके साथ वहाँ से भागने की बात करना बेईमानी है। अब मैं अपने तौर पर कोई स्कीम सोचने लगा। कोई तरीका, कोई तरकीब नहीं सूझ रही थी। रात को 9 बजे के बाद दूसरा संतरी ड्यूटी पर आ गया। यह एक सिख संतरी था, मगर बेहद खुशकुखड़ और बदमिजाज था। लेकिन सिख ड्राइवर ने उसे अपनी बातों से मोम कर लिया, और जब उसे 10 रुपये रिश्वत के तौर पर दिए तो वो सिख ड्राइवर को रात के वक्त भी चाय पिलाने पर तैयार हो गया। 10 बजे रात को चाय की एक और चैनक आ गई। मैंने तब भी चाय को हाथ न लगाया। मैं उसकी झूठी प्यालियों में चाय नहीं पी सकता था। अभी तक मैं वहाँ से फरार के बारे में किसी नतीजे पर नहीं पहुँच सका था। फिर मैं यही सोचे बैठा रहा कि देखते हैं कि शायद सुबह को सिख ड्राइवर का मालिक आ जाए और वह वाकई हमारी जमानत करवा दे। ऐसी सूरत में मुझे हवालात से रिहाई मिल सकती थी। इसका इम्कान भी था, क्योंकि ये स्मगलर लोग बड़े असर और रसूख वाले होते हैं और अपने आदमी की जमानतें करवा लिया करते हैं। रात बड़ी मुश्किल से हवालात में गुजरी। मच्छरों और कमरों की बदबू की वजह से पलक न झपक सका, जबकि सिख ड्राइवर सारी रात खराटे लेता रहा और नींद में ही मच्छर मारता रहा। खुदा खुदा करके सुबह हुई, किसी ने चाय तक ना पूछी। सिख ड्राइवर का एक और नोट काम आ गया, और तब मैंने एक सूखी डबल रोटी के टुकड़े के साथ जी कड़ा के चाय की एक प्याली पिया। सुबह 10 बजे हमें मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाना था। अभी तक सिख ड्राइवर कमाल कंबाले से नहीं पहुंचा था। अब सिख ड्राइवर भी परेशान दिखाई देने लगा था। उसने मुझे बताया कि पुलिस रिमांड के बाद ऐसी अजीतें देती है कि आदमी की चीखें निकल जाती हैं।